हे हाय एवरीवन, दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ आवर आई दृष्टि सीरीज़। और इस वीडियो में हम कंप्लीट इंटरनेशनल अफेयर्स कवर करेंगे थ्रू माइंड मैप्स। इससे पहले हमने कम्प्लीटली नेशनल अफेयर्स को कवर किया है। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप इस वीडियो का ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाओ, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर यू। एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू वन थिंग। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपने पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बार बार यही सवाल हमारे मन में आता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन खुद पे ट्रस्ट रखना आपका होगा। ये प्रोसेस खुद में बहुत ज़्यादा मेंटली चैलेंजिंग होता है। प्रेशर आपके ऊपर डबल होता है। सिर्फ पढ़ाई का ही प्रेशर नहीं होता है, पढ़ाई के अलावा भी बहुत से दबाव आपके ऊपर होंगे। लेकिन ज़िंदगी में आप एक बात हमेशा याद रखना कि अकेला होना और अकेला रोना आपको सबसे ज़्यादा मजबूत बना देता है। शुरुआत आपकी चाहे जैसी भी हुई हो, बट आपका अंत शानदार होना चाहिए। सो इसी पॉजिटिव नोट पे लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। ना ये सारी गाइडलाइंस आपने पढ़ी ली होगी पहले भी, और इसको ध्यान रखना। पहले आप इस वीडियो को देखना, उसके बाद ये माइंड मैप पढ़ना। इंडिया एंड यूएई साइन लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट। सो पहला पोटेंशियल क्वेश्चन यहाँ पे यही आ जाता है कि इंडिया ने किसके साथ सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन किया है? तो यूएई के साथ। ऐसे फैक्चुअल चीज़ें याद रखो क्योंकि यूपी पीसीएस में यही पूछा जाता है ना। ये एग्रीमेंट साइन कब हुआ था? 9 सितंबर 2024 को। किसके किसके बीच हुआ था? इंडिया की तरफ से न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL, और यूएई की तरफ से एमिराट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन। क्या इसका पर्पस है, क्या इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है? तो सस्टेनेबल यूज़ करना, पीसफुल यूज़ करना ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ कि जब मोदी जी 2015 में यूएई का विज़िट किए थे, यूएई के साथ इंडिया का रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो उसी रास्ते में ये एक पॉजिटिव स्टेप है। एक फैक्ट याद रखना कि यूएई जो है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इसके अलावा 2 एग्रीमेंट और साइन हुए हैं। पहला है लॉन्ग टर्म LNG सप्लाई। किसके किसके बीच साइन हुआ है? अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। एक दूसरा भी है फूड पार्क डेवलपमेंट का। ये किसके बीच साइन हुआ है? तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें याद रखना। पहला, न्यूक्लियर एग्रीमेंट किसने साइन किया इंडिया के साथ? तो यूएई ने साइन किया है। इसके बाद LNG सप्लाई वाला किसने साइन किया? यूएई ने। एंड द थर्ड वन इज़ फूड पार्क डेवलपमेंट वाला भी एग्रीमेंट साइन हुआ यूएई के साथ। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इजराइल टावर सेमीकंडक्टर एंड अडानी चीप प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो इजराइल ने इंडिया के साथ एक कोलैबोरेशन किया है इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर। इंडिया की तरफ से कौन सी कंपनी है? तो अडानी ग्रुप है। प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है? तो $10 बिलियन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे ये चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जाएगा? तलोज महाराष्ट्र नियर मुंबई। ये लोकेशन याद रखना। ये तो आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में बहुत ज़्यादा पुश कर रही है। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या टारगेट है? 2026 तक $63 बिलियन का सेमीकंडक्टर मार्केट डेवलप करना इंडिया में। और इसके साथ साथ टाटा ग्रुप जो है वो भी अपना 2 यूनिट लगा रही है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का, एक गुजरात में और दूसरा आसाम में। नेक्स्ट वन इज़ इंडिया मालदीव्स डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग। कहाँ पे हेल्ड किया गया? न्यू दिल्ली। मालदीव्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है, खासकर डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये कॉपरेशन ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायलैटरल टाइज को एनहेंस करना, बहुत से प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं उस पर काम करना। रिसेंटली इंडिया और मालदीव्स का कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा था, बट चीज़ें अभी थोड़ी मेलो डाउन हुई हैं और मालदीव्स ये फिर चाहता है कि इंडिया के लिए वो एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने, टूरिस्ट मार्केट बने। बिकॉज बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद बहुत से इंडियंस मालदीव्स नहीं जा रहे थे। इसके बाद देखो, सिंस मालदीव्स हमारा इंडियन ओशियन में है, तो इंडिया का जो एक सागर इनिशिएटिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस इनिशिएटिव के थ्रू जो इंडिया है वो एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एक्ट करती है इन इंडियन ओशियन रीजन। नेक्स्ट वन देखो, मालदीव्स है कहाँ पे? एक बार इसका लोकेशन देख लो। नियर इंडियन ओशियन, कुछ इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स के पास है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, गल्फ ऑफ एडन और स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का थोड़ा दूर पड़ता है, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और गल्फ ऑफ एडन ये पास पड़ते हैं। सो लोकेशन इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट वन, PM ऑफिशियल विजिट टू ब्रुनेई। ना देखो, अगर आपने UPPCS का PYQ देखा होगा तो आपको पता होगा कि UPPCS में कैपिटल भी पूछा जाता है। सो रैंडमली बहुत से कैपिटल्स याद करने से अच्छा ये है कि जहाँ PM विज़िट किए हैं एटलीस्ट उनका, कहाँ जहाँ PM विज़िट किए हैं एटलीस्ट उसका कैपिटल हमको पता हो।
सो जैसे ब्रुनई का कैपिटल क्या है, तो बंदार सेरी बेगावान, बंदार सेरी बेगवान। इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये, बिकॉज ये पीएम मोदी का पहला विजिट है एंड इट विल कमेमोरेट 40 ईयर्स ऑफ इंडिया ब्रुनई डिप्लोमेटिक रिलेशन। 40 साल हो गए हैं इंडिया और ब्रुनई के डिप्लोमेटिक रिलेशन में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखो आप, इंडिया के डायस्पोरा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया ने वहाँ पे एक अपना नया हाई कमीशन इनॉग्रेट किया है। यहाँ पे पूरा कोई एक नया हाई कमीशन नहीं इनॉग्रेट किया गया है, बल्कि हाई कमीशन का एक प्रीमाइस इनॉग्रेट किया है, उसका नाम है चांसेरी प्रीमाइस। ठीक, नेक्स्ट वन इज़ यहीं पे उमार अली सैफुद्दीन मॉस्क है, वहाँ पे भी पीएम मोदी ने विजिट किया है। तो ये मॉस्क कहाँ पे है, ब्रुनई में। प्लेसेस याद रखना। नेक्स्ट वन इज़ पीएम मोदी यूक्रेन विजिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रशिया यूक्रेन का वॉर काफ़ी टाइम से चला आ रहा है और ये भी पीएम मोदी का पहला विजिट है। फर्स्ट एवर इंडियन पीएम टू विजिट सिंस इस्टेब्लिशिंग टाइज 1992। तो 1992 में जब टाइज इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया और यूक्रेन का, उसके बाद ये पहला विजिट है। कहाँ कहाँ पीएम मोदी गए, आप यूक्रेन का कैपिटल देख लेना क्या है, आप एक बार कमेंट करना, बहुत फेमस कैपिटल है। इसके बाद मोदी जी कहाँ कहाँ गए, सबसे पहले नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री, वहाँ पे ट्रिब्यूट दिया। नेक्स्ट वन इज़ प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ मारिंस्की पैलेस में डिस्कशन हुआ। तो मारिंस्की पैलेस कहाँ है, यूक्रेन में है। कुछ एमओयू साइन किए गए रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री, ड्रग कंट्रोल, कल्चर कोऑपरेशन की बात की गई। इसके साथ साथ इंडिया ने यूक्रेन को भीष्म क्यूब गिफ्ट किया है, इट विल प्रोवाइड मेडिकल केयर। तो आप याद रखना कि भीष्म क्यूब इंडिया ने किसको गिफ्ट किया है, तो यूक्रेन को, और ये क्या है, तो इट विल प्रोवाइड मेडिकल केयर, इट विल डू 10 to 15 सर्जरीज डेली। इसके साथ एक पॉइंट और याद रखना आप कि जेलेंस्की और मोदी जी महात्मा गांधी के स्टैचू पर गए थे ट्रिब्यूट देने, और वो स्टैचू किस पार्क में है, तो ओएसिस ऑफ पीस, ये पार्क का नाम है जो कि कीव में है। वहाँ पे दोनों देश के लीडर जो है ट्रिब्यूट देने गए थे। नेक्स्ट वन इज़ प्राइम मिनिस्टर विजिट टू पोलैंड। यहाँ भी पोलैंड का कैपिटल क्या है उसको याद रखना, मैं बता ही देता हूँ, वॉर्सो है। वॉर्सो पैक्ट आपने शायद पढ़ा होगा, तो यही कैपिटल है पोलैंड का। और ये भी पीएम मोदी का पहला विजिट है इन 45 ईयर्स। और इंडिया ने पोलैंड के असिस्टेंस को एक्नॉलेज किया ड्यूरिंग ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा क्या था, तो ऑपरेशन गंगा 2022 में चलाया गया था, जब यूक्रेन में रशिया ने इन्वेजन कर दिया था। तो जो हमारे इंडियन सिटीज़न यूक्रेन में फंसे थे उनको बाहर निकालने के लिए, उनको इवैक्यूएट करने के लिए ये एक रेस्क्यू मिशन था। तो उस मिशन में पोलैंड ने इंडिया का हेल्प किया था। नेक्स्ट वन देखो क्या क्या अचीवमेंट हैं, क्या क्या दोनों देशों के बीच में कोलैबोरेशन है। पहला है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एनहेंस करना। दूसरा डायस्पोरा एंगेजमेंट, बहुत से इंडियंस पोलैंड में रहते हैं और इंडियन टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है जन साहब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया, तो पोलैंड में, टू प्रमोट इंडियन टूरिज़्म। नेक्स्ट वन इज़ पोलैंड में जो कबड्डी फेडरेशन है उससे इंटरेक्ट किया मोदी जी ने। इसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने पहला जीआई टैग पुरंदर फिग जूस पोलैंड को एक्सपोर्ट किया है। पुरंदर फिग कहाँ पाया जाता है, तो ये पुणे में पाया जाता है, और इसका जूस जो है वो पोलैंड को एक्सपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट वन, इंडिया डेनमार्क कोलैबोरेशन ऑन क्लीन रिवर इनिशिएटिव। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि इंडिया किसके साथ कोलैबोरेशन कर रहा है फॉर क्लीन रिवर इनिशिएटिव, तो डेनमार्क के साथ। ना यहाँ पे डेनमार्क का कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन। और इसके बाद इंडिया डेनमार्क ने जो क्लीन रिवर इनिशिएटिव स्टार्ट किया है वो किस प्रोजेक्ट के अंदर स्टार्ट किया है, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इस इनिशिएटिव का, इस पार्टनरशिप का एम क्या है, टू रिजुविनेट रिवाइव स्मॉल रिवर्स एंड एनहेंस वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया। नाउ इस प्रोजेक्ट में इंडिया एंड डेनमार्क मिलके स्मार्ट लैब ऑन क्लीन रिवर इस्टेब्लिश करेंगे। कहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे, आईआईटी बीएचयू। तो ये याद रखना आप कि आईआईटी बीएचयू में स्मार्ट लैब ऑन क्लीन रिवर जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। और स्टार्ट कहाँ से होगा, किस रिवर से स्टार्ट होगा, सबसे पहले वरुणा रिवर। कहाँ पे है ये, तो वाराणसी में है। वाराणसी नाम जो है ना, वरुणा और 80 रिवर से मिल के बना है, इसीलिए इसको वाराणसी कहते हैं। तो वाराणसी का जो वरुणा रिवर है वहाँ पे स्टार्ट होगा यूजिंग सस्टेनेबल मेथड। सो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है। बाकी फंडिंग में कुछ देख लो आप, तो फंडिंग जो है वो दोनों कंट्रीज़ मिल के देगी। इंडिया की तरफ से 16.8 करोड़ दिया जाएगा बाई जल शक्ति मिनिस्ट्री, और डेनमार्क की तरफ से 5 करोड़ का ग्रांट दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, बांग्लादेश क्राइसिस। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, बट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नहीं है। कुछ लीडर्स के नाम आप याद रख लेना, और इंडिया बांग्लादेश का जो रिलेशन
कैसे इवॉल्व किया है, पास्ट में कैसा था, उसको थोड़ा देख लेना। सबसे पहले किसको हटाया गया है चेयर से, तो पीएम शेख हसीना को हटाया गया है। कहाँ के पीएम थी? बांग्लादेश की। बहुत ही ऑब्वियस है ये। क्यों हटाया गया है? ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि प्री के लिए। और मेंस के लिए भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिक आप देखें ना, अथॉरिटेरियन पॉलिसीज़ था, इकोनॉमिक स्ट्रगल था, कोटा कंसर्न था, तो ये 3 मेन रीज़न थे जिसकी वजह से बांग्लादेश क्राइसिस स्टार्ट हुआ था। क्या इस बीच डेवलपमेंट हुआ? पीएम शेख हसीना इंडिया में आकर असाइलम ली हैं और वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट कौन बनाया था? नाम याद रखना, मोहम्मद यूनुस। ये नोबल लॉरिएट थे। इनकी अध्यक्षता में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी 8 अगस्त 2024 को। इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग बायलेटरल रिलेशंस पढ़ते हैं GS2 में, वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 है, जिसमें इंडिया ने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था। एक बात आप याद रखना, पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश इंडिया के कितने स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है? 5 स्टेट्स हैं। कौन कौन से? आसाम, वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। ये 5 स्टेट हैं जिसके साथ बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है। एक और चीज़ आप याद रखना कि इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर कितना लंबा है, और उस बॉर्डर को क्या कहते हैं? उस बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। कितना लंबा है? 4096 किलोमीटर। इसके साथ साथ इंडिया और बाकी कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? चाइना, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, इनको भी आप देख लेना। 2-3 चीज़ें यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम पे इंडिया के पीएम कौन थे? मैडम इंदिरा गांधी। और इन्हीं के इंटरवेंशन के कारण जो बांग्लादेश है वो एक सोवरेन नेशन बन पाया। नेक्स्ट वन इज़ कि इंडिया और बांग्लादेश में एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 1974 में। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो एक एनक्लेव को लेके इशू चल रहा था ना, ये उसी के लिए साइन किया गया था। इसको बाद में कब अमेंड किया गया था? 2011 में। एंड फाइनली हमारा जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था वो इसी लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट को लेके आया था। तो आप ये याद रखना कि 100th जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो किससे रिलेटेड था, कब आया था? 2015 में हुआ था ये। एंड ये इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच एनक्लेव्स के एक्सचेंज को लेके था। नेक्स्ट वन, इंडिया टू चेयर कोलंबो प्रोसेस। कोलंबो प्रोसेस है क्या? इट इज़ अ रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस फॉर माइग्रेंट लेबर मैनेजमेंट। तो जो भी लोग ओवरसीज़ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के लिए, उनके मैनेजमेंट के डिस्कशन को लेके ये एक प्लेटफॉर्म है कोलंबो प्रोसेस। इसको चेयर कौन करेगा? इंडिया चेयर करेगी। कब से कब तक का चेयरशिप मिला है? 2024 से 2026 तक का। कितने कंट्रीज़ इसमें आते हैं? तो 12 एशियन कंट्रीज़ आते हैं। नेक्स्ट वन देखो, कच्छाथीवू आइलैंड। ये आइलैंड कहाँ पे है? यहाँ पे आप मैप देखो, श्रीलंका और इंडिया के बीच में यहाँ पे पड़ता है आपका। यहाँ पे देखो बेसिकली कच्छाथीवू आइलैंड। ये जो कच्छाथीवू आइलैंड है ये इनहेबिटेंट है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। बट क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा ना कि मैरी टाइम बाउंड्री हर कंट्री की डिसाइडेड होती है, तो उसके हिसाब से जितनी कंट्रीज़ की मैरी टाइम बाउंड्रीज आगे आएंगी, दूसरी कंट्री के साथ उसकी बाउंड्री जो है वो क्लैश करेंगी। मान लो श्रीलंका की बाउंड्री यहीं तक है, तो जो मैरी टाइम बाउंड्री डिसाइड होगी श्रीलंका की वो यहीं से होगी। बट अगर इसकी बाउंड्री यहाँ तक आ जाती है तो अब बाउंड्री जो है वो यहाँ से डिसाइड होगी। इससे ये होगा कि इंडिया का जो मैरी टाइम बाउंड्री है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ये देखो, सबसे पहले आप इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना कहाँ पे है। और ये देखो, क्लोज़र टू इंडिया 33 किलोमीटर, श्रीलंका से थोड़ा दूर है ये। और ये एक स्ट्रेटेजिक प्लेस है डेट कनेक्ट गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक बे। इंडिया और श्रीलंका के बीच में इसको लेके एक एग्रीमेंट हुआ था 1974 में, जहाँ पे इंडिया ने सीड कर दिया था अपना सोवरिंग राइट ऑफ कच्छाथीवू टू श्रीलंका। मतलब बेसिकली कच्छाथीवू श्रीलंका को दे दिया था। इसके लोकेशन को आप एक बार फिर देख लेना। ये इंडिया से किसके पास है? तो रामेश्वरम से। और श्रीलंका में किसके पास है? तो जाफना आइलैंड। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी लोकेशन पूछ लेता है। नेक्स्ट वन इज़ फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन यूएई। तो सिर्फ यही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। एक लाइन का क्वेश्चन ये आ सकता है कि इस देश में इंडिया ने अपना पहला हिंदू टेम्पल, कौन सी कंट्री है वो? यूएई। क्या नाम है टेम्पल का? BAPS स्वामीनारायण टेम्पल। कहाँ खोला? तो यूएई में, अबू धाबी में। कब खोला? 14 फरवरी 2024 को। इट इज़ द फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन दी गल्फ रीजन। तो ये मेन है, बाकी किस मटेरियल से बना, कैसे बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बट कहाँ खोला गया, कौन सा टेम्पल खोला गया, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, इंडिया भूटान रिलेशन। रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है? तो भूटान किंग इंडिया विजिट किए थे नवंबर 2023 में, और कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया गया है। उनके कुछ आप फैक्ट्स देख लो। जैसे पहला, रेल कनेक्टिविटी को लेके एक 58 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जेलफू जो भूटान में है और खोखराझर जो आसाम में है।
इसके बीच एक रेल लाइन बिछाई जाएगी। दूसरा, ट्रेड रूट्स को और एक्सटेंड किया जाएगा जो अभी किसके किसके बीच में है, हल्दीबारी इंडिया में और चिलाहाटी जो बांग्लादेश में है। इसके साथ ही इंडिया जो है वो भूटान के SEZ प्रोजेक्ट में हेल्प करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, दादगिरी आसाम में जो है और जेलफू जो भूटान में है। नेक्स्ट वन इज़ दोनों कंट्रीज़ के बीच में एनर्जी पार्टनरशिप हुई है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट एंड रीन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नाम है उनको देख लो और कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं उनको ध्यान दे देना। नेक्स्ट वन इज़ इंडिया एंड US 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग। इस डायलॉग में क्या होता है कि दोनों कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर बैठ के बात करते हैं। किसके किसके साथ करती है, तो एक US के साथ, एक जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, रशिया के साथ। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया जो है वो 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग करती है ना। यहाँ पे कौन कौन से एग्रीमेंट हुए हैं उनको आप देख लो, वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक हो गया आपका सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, SOSA, SOS से, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डिफेंस कोलैबोरेशन MQ-9B UAV और F414 जेट को लेके, ये जेट किससे रिलेटेड है, USA से। इसके बाद स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, इंडिया और USA का इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को और स्ट्रेंथन करने के लिए INDUS-X, ये किससे रिलेटेड है, इंडिया और USA, IND से इंडिया, US से US से। नेक्स्ट वन इज़ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज में इंडिया अब एक फुल टाइम मेंबर है और ये जो फोर्स है वो कहाँ पे बेस्ड है, तो बहरैन बेस्ड कोएलिशन है ये। नेक्स्ट वन इज़ ICET इनिशिएटिव, ICET इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव क्या है, इंडिया US इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। ये किसके साथ इंडिया कर रही है, तो US के साथ कर रही है। ये 3-4 चीज़ें आप याद रखना फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वन, ब्रिक्स 2024। तो सबसे पहले आप ये जान जाओ कि ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। नाम से ही जाहिर है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बट अब ये ब्रिक्स प्लस हो गया है, तो ब्रिक्स प्लस में कौन कौन सी कंट्रीज़ आएंगी, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया, UAE। अभी तक आई थिंक कि सऊदी अरबिया ने ज्वाइन नहीं किया है। इसको आप एक बार रीचेक कर लेना कि सऊदी अरबिया ब्रिक्स प्लस में आई है कि नहीं आई है। बट जो मैंने लास्ट बार देखा था तब तक ये कंट्री ब्रिक्स की पार्ट नहीं बनी थी। ब्रिक्स 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ था, किसने होस्ट किया था, रशिया ने चेयर किया था इसको, होस्ट कंट्री रशिया थी, कज़ान रशिया, जगह याद रखना। और जो ब्रिक्स प्लस की मैंने बात की है ना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया एंड UAE, इन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था, तो ये ब्रिक्स प्लस हो गया। सऊदी का आप देख लेना एक बार, यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो ये कुछ न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, अल्जीरिया ने NDC को ज्वाइन कर लिया है। NDC क्या है, NDC को ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। और कब ये क्रिएट किया गया था, तो NDC को 2014 में क्रिएट किया गया था US $100 बिलियन के साथ। इसी के साथ साथ एक ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 भी आयोजित किया गया था। वो कहाँ पे था, वो भी कज़ान रशिया में था। थीम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये देख लेना इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट किया था, श्री माधव कौशिक और डॉक्टर के श्रीनिवास राव जो कि साहित्य अकेडमी के सेक्रेटरी थे। तो ये 2 नाम याद रखना, बाकी जो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ कवर करा दिया है। नेक्स्ट वन, G20 समिट 19वां कहाँ पर आयोजित किया गया, कौन सी होस्ट कंट्री थी, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। कब से कब तक हुआ था, डेट याद रखना, 28-19 नवंबर 2024। थीम क्या था, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट। ये थीम याद रखना। ये जो सारे समिट्स हैं ना, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, आसियान समिट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके आप थीम याद रखोगे, डेट याद रखोगे, प्लेस याद रखोगे, कोई डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया गया है तो वो भी याद रखोगे, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिया जाता है। 19वां जो है उसको होस्ट ब्राज़ील ने किया था। 18वां किसने होस्ट किया था, 18वां जो है इंडिया ने होस्ट किया था। इसके बाद 20वां कौन होस्ट करेगा, 20वां जो है वो साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा 2025 में, और उसके बाद USA होस्ट करेगा 2026 में। वैसे अब G21 हो गया है ये, बिकॉज अफ्रीकन यूनियन भी G20 का पार्ट बन चुकी है। नेक्स्ट वन देखो, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC, कहाँ से कहाँ तक कॉरिडोर जाता है इसको आप एक बार देख लो। इंडिया से पूरा यहाँ पे देखो यूरोप तक, ग्रीस तक ये जाएगा। क्या इसका लोकेशन रहेगा, ये रेल के थ्रू कनेक्टेड रहेगा, रोड के थ्रू कनेक्टेड रहेगा, वाटरवेज के थ्रू कनेक्टेड रहेगा। मुंबई, फिर यहाँ पे UAE हो गया, इसके बाद सऊदी अरबिया यहाँ देख लो, इज़राइल देख लो और ये ग्रीस देख लो। सो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो एंड पॉइंट है, दोनों देख लेना आप। कुछ सी रूट्स भी आएंगे, कुछ रेल रूट भी आएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व है उनको भी आप देख लो। जैसे जो शिपिंग रूट है वो किसको कनेक्ट करेगा, मुंबई से UAE कनेक्ट करेगा। जो रेल रूट है वो किसको कनेक्ट करेगा, UAE, सऊदी, जॉर्डन, हाइफा। हाइफा पोर्ट कहाँ पे, इज़राइल में।
उसके बाद ये यूरोप में जाएगा थ्रू मेडिटेरेनियन सी। तो आप लोकेशन याद रखना, आप पूरा रूट याद रखना कहाँ कहाँ से ये लाइन पास करेगी और कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है। एक चीज़ याद रखना आप कि IMEC को इस्टेब्लिश करने के लिए किन किन कंट्रीज़ के बीच में MOU साइन हुआ है। एक इंडिया, एक USA, एक सऊदी, एक यूरोपियन यूनियन, एक UAE, एक फ्रांस, एक जर्मनी, एक इटली। तो इन कंट्रीज़ के बीच जो है वो MOU साइन हुआ है टू इस्टेब्लिश IMEC। नेक्स्ट वन देखो, क्वाड लीडर समिट 4th हुआ है, कहाँ पे हुआ है, किसने होस्ट किया है? US ने होस्ट किया है। कब हुआ था? 21 सितंबर 2024 को। कौन कौन सी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट की थी? बेसिकली क्वाड के मेंबर्स USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। एंड जो की एजेंडा था वही बेसिक था, चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना इंडो पैसिफिक रीजन में, रूल बेस्ड इकॉनमी बनाना, इंक्लूसिव इकॉनमी बनाना। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2025 का जो क्वाड समिट है उसको इंडिया होस्ट करेगा, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट वन, सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। किसने होस्ट किया? इंडिया सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने होस्ट इसको किया था। बस यहाँ पे आप ये देख लो किसने होस्ट किया था और कहाँ होस्ट किया था। नेक्स्ट वन इज़ इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग, कहाँ पे ये हेल्ड हुआ? कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया में हेल्ड किया गया। कौन कौन से टॉपिक्स थे जो इसमें कवर किए गए? पहला मैरीटाइम इशू, सेकेंड वन इज़ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, एंड द थर्ड वन इज़ काउंटर टेररिज्म। ये वही बेसिक हैं, दो कंट्रीज़ मिलती हैं तो इन्हीं टॉपिक्स पे बात करती हैं। ये देख लेना कि CSP जो पार्टनरशिप है, कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, इंडिया का किसके साथ है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ है। उसको और ज़्यादा एनहेंस किया जाएगा, ये पूछा जा सकता है तो उसको आप देख लेना। और इसके बाद इंडिया का जो इनिशिएटिव है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, इसको ऑस्ट्रेलिया ने सपोर्ट किया है। तो ये इनिशिएटिव किसके लिए है? टू मेक द इंडियन पैसिफिक रीजन ओपन एंड इंक्लूसिव। नेक्स्ट वन इज़ 5th AITIGA ज्वाइंट कमेटी मीटिंग, कहाँ पे मीटिंग हेल्ड की गई? जकार्ता, इंडोनेशिया। कौन कौन से पार्टिसिपेंट यहाँ पे थे? इंडिया एंड आसियान नेशन। AITIGA का मतलब होता है कि आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ठीक है। ये इंडिया और आसियान कंट्रीज़ के बीच में गुड्स के ट्रेड्स को लेके एक एग्रीमेंट है। यहाँ देखो, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। नेक्स्ट वन इज़ 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट, कहाँ पे हेल्ड किया गया? मॉस्को, रशिया। इंपॉर्टेंट है। कब से कब तक? 8 और 9 जुलाई 2024 को। यहाँ पे मोदी जी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, रशिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो दिया गया। सो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज़ 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग, कहाँ पे हेल्ड किया गया? ये न्यू दिल्ली में। और जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मोइदाम्स को 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। मोइदाम्स कहाँ पे है? आसाम में है। ये न्यू दिल्ली में कहाँ पे हुआ था? तो भारत मंडपम, भारत मंडपम। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और नॉर्मली दिल्ली में जब भी कोई मीटिंग होती है, जो भी कॉन्फ्रेंस होती है, वो यहीं पे होती है। इस लोकेशन को आप याद रखना। इसके बाद PM मोदी ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को $1 मिलियन का ग्रांट देने का अनाउंसमेंट किया है। किसको दिया है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को। नेक्स्ट वन इज़ 112th सेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। सो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? सिर्फ ये देख लो, जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट वन, आइवरी कोस्ट ज्वाइन UN वाटर कन्वेंशन। यहीं से एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन जाता है कि रिसेंटली किसने UN वाटर कन्वेंशन ज्वाइन किया? देन इट इज़ आइवरी कोस्ट। अब आइवरी कोस्ट का आप एक बार मैप देख लो कहाँ पे आता है। ये आपका आइवरी कोस्ट है। यहाँ देखो, लाइबेरिया है, बुर्किना फासो, बेनिन, ठीक है। ये आसपास के एरिया आप देख लेना। और इसके साथ आप 2-3 चीज़ें और जान जाओ, जैसे कि गोल्ड कोस्ट किसे कहते हैं, स्लेव कोस्ट किसे कहते हैं। तो जो गोल्ड कोस्ट है वो मॉडर्न डे घाना है। पहले यूरोपियन टाइम पे अलग अलग कोस्ट का नाम था क्योंकि वहाँ से यूरोपियंस इन आइटम्स को ट्रेड करते थे। सो गोल्ड कोस्ट जो है वो मॉडर्न डे घाना है। ग्रेन कोस्ट जो है वो मॉडर्न डे लाइबेरिया है। एंड स्लेव कोस्ट जो है वो 3-4 एरियाज़ का कॉम्बिनेशन है, जैसे टोगो हो गया, बेनिन और नाइजीरिया। तो इन 4 कंट्रीज़ के एरिया को मिला के स्लेव कोस्ट कहा जाता है। ये सारे कोस्ट जो हैं वो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में पड़ते हैं, वेस्ट साइड में पड़ते हैं। नेक्स्ट वन, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। रिसेंटली इस कॉन्क्लेव में बांग्लादेश 5th मेंबर बना है। सो टोटल कितने मेंबर हैं? इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस एंड बांग्लादेश, ये 5 मेंबर हुए। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट रीजनल सिक्योरिटी, लिमिट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन रीजन। 5वां मेंबर बांग्लादेश बना है। 4th मेंबर कौन था? तो 4th मेंबर मॉरिशस था।
और उसके पहले ये ग्रुपिंग किसने फॉर्म किया था? 2011 में श्रीलंका, इंडिया एंड मालदीव्स ने मिलकर ये ग्रुपिंग फॉर्म किया था। नेक्स्ट वन देखो, G7 लीडर समिट 50वां हुआ है, कहाँ हेल्ड हुआ? इटली में, अपूलिया। ठीक, ये प्लेस याद रखना आप। और G7 मेंबर कौन कौन से ये देख लो, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। इटली ने यहाँ पे इंडिया को इनवाइट किया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। जो ये G7 लीडर्स मीटिंग है, उन्होंने लोबिटो कॉरिडोर, लूजन कॉरिडोर एंड मिडल कॉरिडोर को सपोर्ट किया है। ये कॉरिडोर कहाँ कहाँ आते हैं, इनके लोकेशन आप देख लो। लोबितो कॉरिडोर जो है वो आपका सेंट्रल अफ्रीका में आता है। 1300 किलोमीटर रेलवे लाइंस रनिंग फ्रॉम अटलांटिक ओशन पोर्ट सिटी ऑफ लोबिटो। लोबिटो कहाँ पे है? तो अंगोला का पोर्ट सिटी है, टू द बॉर्डर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड जाम्बिया। सो अंगोला से लेके DRC और जाम्बिया तक की जो लाइन है, जो कॉरिडोर है, उसको लोबिटो कॉरिडोर कहते हैं। इसके बाद लूजन कॉरिडोर, ये कॉरिडोर कहाँ पे आता है? तो फिलीपींस में आता है। एंड लूजोन जो है वो फिलीपींस का एक आइलैंड है। नेक्स्ट वन, मिडल कॉरिडोर, ये कहाँ पे आता है? इट इज़ अ ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट। इट इज़ अ मेजर ट्रेड रूट कनेक्टिंग एशिया एंड यूरोप। ये 3 कॉरिडोर याद रखना, और कई बार मैच द कॉलम में पूछ लेता है। नेक्स्ट वन, इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। IORA क्या होता है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो सबसे पहले आप IORA के बारे में देख लो, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था? 1997 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? इबिनी, मॉरिशस। कितने मेंबर हैं? 23 कंट्रीज बिंग इंडियन ओशन। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हेल्ड हुआ? न्यू दिल्ली में। ऑब्जेक्टिव क्या है? वही सिंपल ऑब्जेक्टिव, टू फोस्टर कोऑपरेशन इन क्रूज, कोस्टल एंड मरीन टूरिज्म विद इन IORA। इस कॉन्फ्रेंस को किसने किसने अटेंड किया था? बांग्लादेश, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव्स, मोज़ाम्बिक, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सेचल एंड तंजानिया। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड वाटर फोरम 10वां हुआ है, कहाँ हेल्ड हुआ है? बाली, इंडोनेशिया। प्लेस याद रखना है। और थीम क्या था? वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, थीम इंपॉर्टेंट है एंड प्लेस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, ओशन डेकेड कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ हेल्ड हुआ? बार्सिलोना, स्पेन में। एंड इसका थीम याद रख लो, यहाँ मिस हो गया। इसका थीम था डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर ओशन वी वांट। लिख लेना, डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशन वी वांट। ये इसका थीम था और कहाँ हेल्ड हुआ था? बार्सिलोना, स्पेन में। नेक्स्ट वन, नैम समिट हुआ 19वां, कहाँ हेल्ड हुआ? इसका जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाला, युगांडा। कब से कब तक? 19-20 जनवरी 2024। इसका थीम क्या था? डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर ग्लोबल एफ्लुएंस। ये थीम याद रखना। और चूंकि ये युगांडा में हो रहा है, तो इसको अभी चेयर कौन कर रहा है? युगांडा। कब से कब तक की चेयरमैनशिप मिली है? 2024 से लेकर 2027 तक की। इसके पहले वाला समिट कहाँ हुआ था? बाकू, अजरबैजान ने। इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर जी ने। इसके बाद ये देखो, ये नैम समिट से रिलेटेड नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली इंडिया और इथियोपिया UPI को बेसिकली इथियोपिया का जो पेमेंट सिस्टम है वहाँ पे इंटीग्रेट करने का कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये UPI याद रखना और इथियोपिया याद रखना। नेक्स्ट वन इज़ रायसीना डायलॉग 2024 कहाँ हेल्ड हुआ? न्यू दिल्ली में। थीम क्या था? चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेक्स्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। ये इसका थीम था। और इंडिया की तरफ से किसने इनॉग्रेट किया था? तो PM मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था। और सबसे पहली बार ये रायसीना डायलॉग कब हेल्ड किया गया था? 2016 में। किसके द्वारा होस्ट किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। नेक्स्ट वन, तो यहाँ तक देखो आपका ना जो मोटा मोटा न्यूज़ था वो कवर हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स। और सब कुछ आपको याद नहीं करना है। इंडेक्स और रिपोर्ट में जैसा मैंने बताया, एक तो आप ये याद रखो कौन रिलीज़ करता है, उसके बाद दूसरा ये याद रखना कि इंडिया की क्या रैंकिंग है, तीसरा ये देखना कि वर्ल्ड में टॉप 2 टॉप 3 कौन है। सिर्फ इतना ही फैक्ट आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा फैक्ट आपको याद नहीं रखना है। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होते हैं उनके थोड़े आप डायमेंशंस देख सकते हो। तो चलो लेट्स स्टार्ट। एक बार आप पूरे इस पेज को रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझाने के यहाँ कुछ होता नहीं है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, कौन इसको रिलीज़ करता है? हेनले एंड पार्टनर्स। इंडिया की क्या रैंकिंग है? 85th पोजीशन है। डेट मीन्स की जो इंडियन सिटीज़न है वो 62 कंट्री में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। टॉप 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन।
ये सारी कंट्री 194 डेस्टिनेशन में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकती हैं। सेकंड देखो फिनलैंड, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, स्वीडन। एंड थर्ड ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, यूके। इतना सब कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिया की रैंकिंग याद कर लो बस। नेक्स्ट वन इज़ मरकर 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग डेटा कौन रिलीज़ करता है? मरकर इट इज़ अ कंसल्टिंग फर्म। इंडिया की पोजीशन क्या है? तो इंडिया का जो मुंबई सिटी है उसको रैंक किया गया है 136 एंड जो दिल्ली है उसको 165। टॉप 3 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ में कौन कौन सी सिटीज़ आती हैं? हांगकॉन्ग, सिंगापुर एंड ज्यूरिक। नेक्स्ट वन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 129, ये भी देखो। और कितने कंट्रीज़ में इसको इतनी रैंकिंग मिली है वो भी इंपॉर्टेंट है, 146 कंट्री में। इसके पहले क्या रैंकिंग थी? तो 127 थी। टॉप 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे। नॉर्मली यही टॉप पे होती हैं हमेशा। अगर हम बॉटम कंट्रीज़ की बात करें तो 146 पे आपका सूडान आता है एंड 145 पे पाकिस्तान आता है। ये दो याद रखो, सूडान और पाकिस्तान। एक चीज़ आप और याद रखना कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो 4 इंडिसेस पे, 4 डायमेंशंस पे जज करता है, 4 डायमेंशंस की पिक्चर प्रेजेंट करता है। पहला आपका हो गया इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। इसको आप लिख लो, मैं बता देता हूँ। पहला हो गया आपका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। दूसरा आपका हो गया एजुकेशन। तीसरा हो गया हेल्थ एंड सर्वाइवल। और चौथा हो गया पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। यहाँ पे आप इस बात को याद रखना कि यहाँ पे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी आता है। नेक्स्ट वन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस, IEP। इंडिया की क्या रैंकिंग है? 116 आउट ऑफ 163 कंट्री। टॉप 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? आइसलैंड, आयरलैंड एंड ऑस्ट्रिया। बॉटम कंट्री की बात करें तो यमन जो है वो लीस्ट पीसफुल कंट्री है। और यहाँ पे आप स्कोर भी याद रखना कि इंडिया का स्कोर कितना है, 2.319 है। नेक्स्ट वन सिप्री रिपोर्ट ऑन न्यूक्लियर आर्सेनल 2024 कौन इसको रिलीज़ करता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री। टोटल कितने कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं? US हो गया, रशिया, UK, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल। ये 9 कंट्रीज़ है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। इसको याद रखना आप। सबसे ज़्यादा किसके पास न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स है, न्यूक्लियर आर्सेनल है? रशिया एंड USA। इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर वेपन है और पाकिस्तान के पास 170 है। नेक्स्ट वन इज़ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन इसको रिलीज़ करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 159, 180 कंट्री में। पहले जो थी वो 161 थी। टॉप 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। एकदम बॉटम मोस्ट कंट्री कौन सी आती है? तो 180 रैंक किसकी है? इट्रिया की है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24। इसको रिलीज़ कौन करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया की क्या रैंकिंग है? ये इंपॉर्टेंट है, 134th आउट ऑफ 191 कंट्रीज़। और इंडिया को किस कैटेगरी में रखा गया है? मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में। टॉप 3 कंट्री कौन कौन सी हैं? स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड। यहाँ पे बॉटम कंट्री कौन रहेगी? तो सोमालिया। इंडिया का यहाँ पे SDI स्कोर भी जान लो जो कि है 0.644। ये स्कोर भी याद कर लेना, 1-2 बार पूछा हुआ है। इसके बाद देखो सिप्री, इंडिया द वर्ल्ड टॉप आर्म इम्पोर्टर। इस रिपोर्ट को रिलीज़ कौन करता है? सिप्री। और सिर्फ यहाँ पे ये देख लो कि टॉप 3, यहाँ पे 3 होगा। टॉप 3 इम्पोर्टर कौन कौन सी हैं? पहला इंडिया, दूसरा सऊदी, तीसरा कतर। सबसे ज़्यादा इंडिया कहाँ से इम्पोर्ट करता है आर्म्स? तो रशिया के साथ 34%। यहाँ देखो, ठीक। ये तो इम्पोर्टर की बात हो गई। अगर हम एक्सपोर्टर की बात करें तो टॉप 5 एक्सपोर्टर कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे USA आएगा, दूसरे पे फ्रांस आएगा, तीसरे पे रशिया आएगा। ये टॉप 3 एक्सपोर्टर हो गए, ये टॉप 3 इम्पोर्टर हो गए। दिल्ली IGI एयरपोर्ट 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन दी वर्ल्ड। बस इतना ही आप याद रखना कि दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 10वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। इसके बाद एशिया पैसिफिक SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 कौन इसको रिलीज़ करता है? UNESCAP, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। नॉर्मली इसमें कोई रैंकिंग नहीं है, बस हाईलाइट ये है कि इस रिपोर्ट ने ये बोला है कि एशिया पैसिफिक जो है वो 2062 तक SDG जो है अचीव नहीं कर पाएगा। जिस हिसाब से अभी चल रहा है तो 2062 तक भी
जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना 17, उसको अचीव नहीं कर पाएगा। इसके बाद देखो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, इसको कौन रिलीज़ करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इंडिया की क्या रैंकिंग है? 41st। टॉप पे कौन सी कंट्री है? नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड। वैसे ये रैंकिंग बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि इंडिया जो है वो एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है। इंडिया का स्कोर कितना है? 7.8 है। और जब भी ऐसे कंट्रोवर्शियल कोई रैंकिंग होती है, कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट होता है, तो वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। इसके बाद ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024, इसको कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये इंपॉर्टेंट है। और क्या टॉप ग्लोबल रिस्क हैं अभी? टॉप 3। पहला है एक्सट्रीम वेदर इवेंट, दूसरा सोसाइटल पोलराइजेशन, एंड थर्ड वन इज़ बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम कोलैप्स। नेक्स्ट वन इज़ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023, इसको कौन रिलीज़ करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। टोटल कितनी कंट्रीज़ को रैंक करता है? 180। और इंडिया की क्या रैंकिंग है? 93rd। टॉप 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। इसी तरह एक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स भी होता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, उसको कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ये यूपीएससी में एक बार पूछा गया था, इसको याद रखना आप। नेक्स्ट वन इज़ ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, इसको कौन रिलीज़ करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। इंडिया की क्या रैंकिंग है? 105th प्लेस पे है आउट ऑफ 127 कंट्री। और स्कोर कितना है इंडिया का? 27.3। ये पूरा याद रखना, अब स्कोर भी याद रखना। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो 4 इंडिकेटर की बेसिस पे इस स्कोर को डिसाइड करता है। कौन कौन से 4 इंडिकेटर हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। पहला अंडर नरिशमेंट, दूसरा स्टंटिंग, तीसरा वेस्टिंग और चौथा मॉर्टेलिटी, चाइल्ड मॉर्टेलिटी। ये इंडिकेटर याद रखना। नेक्स्ट वन इज़ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, इसको रिलीज़ कौन करता है? वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया की क्या रैंकिंग है? 40वीं। और टॉप कंट्री कौन सी है? तो स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट वन इज़ ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको जेपी भी कहा जाता है। इसको रिलीज़ कौन करता है? येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 176। और टॉप कंट्री कौन सी है? एस्टोनिया। इसके बाद देखो वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स 2024, इसको रिलीज़ कौन करता है? आईएमडी, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंडिया की कौन सी रैंक है? 39th। और टॉप कंट्री कौन सी है? सिंगापुर। नेक्स्ट वन इज़ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको रिलीज़ कौन करता है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इंडिया की क्या रैंकिंग है? 7th। और किसी भी कंट्री को रैंक 1, 2, 3 नहीं मिला है। रैंक 4 जो है वो डेनमार्क है। नेक्स्ट वन इज़ ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको रिलीज़ कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया की क्या रैंकिंग है? 39th। और टॉप 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी है? यूएसए, स्पेन एंड जापान। 2024 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? द यूनाइटेड नेशन। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 109th। टॉप की 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क। नेक्स्ट वन इज़ ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, इसको रिलीज़ कौन करता है? EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इंडिया की क्या रैंकिंग है? 141st प्लेस पे दिल्ली और मुंबई है। टॉप की 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? वियना ऑस्ट्रिया में, कोपनहेगन डेनमार्क का, और ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड का। सो ये आपके इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस हो गए। 1-2 बार इस पेज को आप रिवाइज कर लेना, इसलिए मैंने पूरा एक पेज पे ही दे दिया है, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे सिर्फ एक बार नज़र मारना रहे। नेक्स्ट वन इज़ इंटरनेशनल इवेंट्स। कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं, 7-8 ही हैं। वहाँ के की हाईलाइट्स आप देख लो, और क्या प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, कौन कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, सिर्फ ये ब्रॉड हेड आपको देखना है। एंड दिस इज़ द रीज़न ना कि मैं आपको ये पूरा आइडेंटिटी जो है वो माइंड मैप के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज जब आप बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन रहती है। आप ऑल दो अंडरलाइन कर देते हो, आप हाईलाइट कर देते हो कि इसको पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, बट जब रिवाइज करने की बात आती है तो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो बुक में दिया रहता है आपके नॉलेज के साथ क्लैश करता है। आप सोचते हो कि थोड़ा ये भी देख लेते हैं, थोड़ा वो भी देख लेते हैं, तो वो क्विक रिवीजन हो नहीं पाता है। तो रिवाइज़ करते वक्त जो मैं टिक करा रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, उसको तो ज़रूर से ही देख के जाना। नाउ पहला इवेंट क्या है? सुपर टाइफून यागी। ये टाइफून कब आया था, कहाँ आया था? साउथ ईस्ट एशिया रीजन को अफेक्ट किया है, सितंबर 2024 में आया था। और किन किन एरियाज़ को इम्पेक्ट किया है? तो चाइना को एंड फिलीपींस को। इस टाइफून को किस कंट्री ने नेम दिया है? इट इज़ जापान। अच्छा, ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, इसको आप रिवाइज़ कर लो। बेसिकली टाइफून होता क्या है? इट्स अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। टाइफून को अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे इंडिया में जो आता है उसको हम साइक्लोन कहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में जो आता है उसको हम टाइफून कहते हैं,
और जो यूरोप के साइड आता है, जो नॉर्थ अमेरिका के साइड आता है, उसको हम हरिकेन कहते हैं। तो ये डिफरेंस आप जान लो कि किस प्लेस पे किस स्टॉर्म को क्या हम कहते हैं। नेक्स्ट वन, ऑपरेशन सद्भावना। ये ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन चलाया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू नेशन इम्पैक्टेड बाय टाइफून यागी। जो कंट्रीज साइक्लोन यागी से अफेक्टेड हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड करने में। और भी कुछ रिसेंट ऑपरेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाई है, उनके नेम आप देख लो। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया 2023 में, सूडान में जो इंडियन फंसे थे उनको निकालने के लिए। ऑपरेशन अजय चलाया गया इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में, जो इजराइल में इंडियन फंसे थे उनको निकालने के लिए। ऑपरेशन गंगा चलाया गया रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, जो यूक्रेन में इंडियन फंसे थे उनके लिए। ऑपरेशन मैत्री चलाया गया नेपाल के लिए, जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था उसको रिलीफ देने के लिए 2015 में। ऑपरेशन राहत चलाया गया था 2015 में, यमन में इवैक्यूएशन ऑपरेशन था। इसके बाद एक दो ऑपरेशन और जान लो। ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था 2020 में, कोविड के टाइम पे। इसके बाद ऑपरेशन वंदे भारत भी चलाया गया था, जो इंडियंस बाहर फंसे थे कोविड के टाइम पे उनको वापस लाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति भी चलाया गया था, जो इंडियंस अफगानिस्तान में फंसे थे उनको निकालने के लिए। और ऑपरेशन गंगा तो आपने देख ही लिया है। नेक्स्ट वन इज़ बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। कभी अलायंस लॉन्च किया गया 2024 में, किसके द्वारा? साउथ कोरिया, इंडिया, यूएसए, जापान, ये 4 कंट्रीज़ का नाम याद रखना। सबसे पहले मीटिंग से कहाँ पे हुई थी? सैन डियागो में हुई थी जून 2024 के टाइम पे। नेक्स्ट वन, EU अप्रूव वर्ल्ड फर्स्ट मेजर AI लॉ। बस मेन न्यूज़ यही है कि कौन सी कंट्री ने पहला AI लॉ को अप्रूव किया, देन इट इज़ EU। इसके बाद चाइना ओपन कूलिंग स्टेशन इन अंटार्कटिका। ये बस फैक्ट याद रखना आप कि किस कंट्री ने कूलिंग स्टेशन ओपन किया अंटार्कटिका में, इट इज़ चाइना। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि अंटार्कटिका में चाइना ने कौन सा स्टेशन ओपन किया है, या ये भी पूछ सकता है कि चाइना ने कूलिंग स्टेशन कहाँ पे ओपन किया, देन इट इज़ अंटार्कटिका। इसके अलावा आप ये देख लो कि इंडिया की क्या क्या फैसिलिटीज़ है अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री जो पहला स्टेशन अंटार्कटिका में था, जिसको डीकमीशन कर दिया गया 1990 में। इसके बाद दूसरा स्टेशन था मैत्री, तीसरा है भारती। ये 3 स्टेशन याद रखना इंडिया का, जिसमें से दक्षिण गंगोत्री जो है उसको डीकमीशन कर दिया गया है। नेक्स्ट वन, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे आप एक दो चीज़ें जान जाओ, जैसे इजराइल जो है उससे रिलेटेड हमास है, मतलब हमास जो है वो पैलेस्टीन से रिलेटेड है। इसके बाद जो हिजबुल्ला है वो लेबनान से रिलेटेड है। हाउदी रेबल्स जो हैं वो यमन से रिलेटेड है। ये 3-4 रिबेलियस ग्रुप आप जान जाओ। और इजराइल पैलेस्टीन का जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो आप जान ही रहे हो। कुछ साइट्स आप देख लो, जैसे अल-अक्सा मॉस्क, शेख जर्रा, ये इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्रिप, गोलन हाइट, इन प्लेसेस को आप देख लो। इन प्लेसेस को इजराइल ने ऑक्यूपाई किया था 6 डे वॉर में, जो कि 1967 में हुआ था। और इससे पहले 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था, जहाँ पे ब्रिटिश ने ये बोला था कि वो जूइश होमलैंड को सपोर्ट करेंगे। देखो, जहाँ कहीं भी ब्रिटिश इन्वॉल्व हुए हैं ना, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही है। जहाँ जहाँ उन्होंने इंटरफियर किया है वहाँ पे आज तक भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम न्यूज़ इन शॉर्ट्स कवर करेंगे, और जो मोटी मोटी चीज़ें हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की वो हमने कवर कर दी हैं। अब छोटी मोटी चीज़ें, मतलब 1 लाइनर फैक्ट्स हम देखेंगे न्यूज़ इन शॉर्ट्स में। पहला न्यूज़ है इंडियन ऑन टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन AI 2024। कौन कौन से इंडियन को रिकॉग्नाइज़ किया गया है? सुंदर पिचाई, अश्विनी वैष्णव, अनिल कपूर एंड नंदन नीलेकानी। नाम याद रखो, नाम पूछा जा सकता है, बाकी बहुत कुछ इसमें है नहीं। सेकंड वन, जापान सादो गोल्ड माइन गेन्स यूनेस्को स्टेटस। जगह का नाम याद रखना आप कि सादो गोल्ड माइन कहाँ पे है, जापान में है, जिसको यूनेस्को कल्चरल साइट का स्टेटस मिला है। नेक्स्ट वन इज़ आईएनएस तबार इन रशियन नेवी डे सेलिब्रेशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रशियन नेवी डे सेलिब्रेशन में हमारा कौन सा आईएनएस पार्टिसिपेट किया था, देन इट इज़ आईएनएस तबार। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो इन 5 कंट्रीज़ को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किया गया है। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया। यूएनएससी के परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। टर्की रिमूव्ड फ्रॉम FATA ग्रे लिस्ट। सो बेसिकली वो कंट्रीज़ जो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग में इंडल्ज होती हैं उनको FATA ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। FATA के बारे में आप जान जाओ। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड इन 1989 बाई G7 कंट्रीज़।
ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म। कौन कौन सी कंट्रीज इसके मेंबर हैं? 39 मेंबर्स इंक्लूडिंग यूएसए, यूके, चाइना, यूरोपियन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट वन, साउथ कोरिया, यूएसए एंड जापान कंडक्ट फर्स्ट मल्टी डोमेन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का नाम क्या था? फ्रीडम एज। कहाँ पे हुआ? जेजू आइलैंड, साउथ कोरिया में। नेक्स्ट वन इज डेनमार्क कार्बन टैक्स। सो डेनमार्क बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट कार्बन टैक्स ऑन मीथेन एमिशन ड्यू टू लाइफ स्टॉक। नाम याद रखो कि कौन कार्बन टैक्स लगा रहा है? डेनमार्क। इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम रेस्क्यू सेंटर कहाँ पे ओपन किया गया? कहाँ इसको इनॉग्रेट किया गया? तो कोलंबो में बाई एस जयशंकर। एंड अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, तो उसी के अंदर ये आता है। मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर उसी कॉन्क्लेव के अंदर आता है और उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट वन, थाईलैंड लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। बस इतना जान जाओ कि थाईलैंड बिकेम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशिया कंट्री टू अप्रूव सेम सेक्स यूनियन। वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इन चिले। आटाकामा ऑब्जर्वेटरी जो है, जो कि चिले में है, वो वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है। EU अडॉप्ट फर्स्ट लॉ टैकलिंग वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। सो यूरोपियन यूनियन ने टू टैकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पहला लॉ, अपने कंट्री का पहला डोमेस्टिक वायलेंस लॉ इनेक्ट किया है। यहाँ प्रोविज़न देख लो, बट इतना ज़रूरी नहीं है, बस आप देश का नाम याद रखो किस कंट्री ने अपना पहला वायलेंस अगेंस्ट वुमेन लॉ इनेक्ट किया, देन इट इज़ EU। नेक्स्ट वन, नाटो 75th एनिवर्सरी कब फाउंड किया गया था? इसको 1949 में। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रसल्स, BRUSSELS, ब्रसल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल 33 मेंबर हैं। जो लेटेस्ट मेंबर है वो है फिनलैंड, जो 2023 मेंबर बना था। इंडिया एंड USA कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। तो ये नाम याद रखना कि रिसेंटली इंडिया ने किसके साथ कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया है, देन इट इज़ USA। कब साइन हुआ? जुलाई 2024 में ड्यूरिंग स्टेट विजिट ऑफ PM मोदी टू USA। कतर रिलीजेस 8 इंडियंस नेवी वेटरन्स। ये बहुत ही प्रोमिनेंट न्यूज़ आई थी बीच में। कतर ने डेथ सेंटेंस दे दिया था, बट उनको अब छोड़ दिया गया। बस ये आप बैकग्राउंड जान लो। नेक्स्ट वन, थर्ड एडिशन ऑफ इंडस एक्स समिट। हमने अभी ऊपर देखा था कि इंडस एक्स समिट किसके किसके बीच होता है? इंडिया और USA। इंड से इंडिया, USA। डेट इज़ ऑल। इसका फोकस कहाँ पे रहता है? डिफेंस कोऑपरेशन, स्टार्टअप कोलैबोरेशन, बेसिकली डिफेंस सेक्टर में, एरोस्पेस सेक्टर में कोलैबोरेशन की बात करता है। कहाँ पे ये समिट हेल्ड हुआ? वॉशिंगटन DC। नेक्स्ट वन, आसियान फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कहाँ पे हेल्ड किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया, जुलाई 2024 में। और यहाँ पे आप आसियान के बारे में जान लो। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। कब बना था? 1967 में। और कौन सा डिक्लेरेशन था वो? तो बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं, बट कुछ कंट्रीज़ बाद में जुड़ी हैं, जैसे ब्रुनेई हो गई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ये कंट्रीज़ जो हैं वो बाद में जुड़ी हैं। ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? दुबई में हुआ है। नेक्स्ट वन, आसियान इंडियन समिट 20वां और ईस्ट एशिया समिट 18वां कहाँ पे हेल्ड हुआ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। 30 साल हो गए हैं आसियान और इंडिया के पार्टनरशिप को। बाकी यहाँ भी वही बेसिक चीज़ है कि इंडिया और आसियान के बीच में ट्रेड कनेक्टिविटी बढ़ाना है, इंडो पैसिफिक रीजन को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना है, डिजिटल ट्रेड प्रमोट करना है बिटवीन इंडिया एंड आसियान। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 कहाँ पे हुआ था? अबू धाबी में हुआ था। इसमें आप ये देख लो कि इंडिया ने साइन किया है सऊदी अरबिया के साथ और UAE के साथ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, ये MOU साइन किया है। नेक्स्ट वन, बुर्किना फासो, माली, नाइजर क्विट इकोवास। सो जो इकोवास ग्रुपिंग है उसको बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने क्विट कर दिया है। बस इतना ही मेनली न्यूज़ है। बाकी ये कब बना था इकोवास? 1975 में बना था। जैसे यूरोप का यूरोपियन यूनियन है, उसी तरह इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए ये अफ्रीकन यूनियन है। नेक्स्ट वन, इटली एग्जिट फ्रॉम चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो जितने G7 नेशन हैं उनमें से सिर्फ इटली ने ही BRI को ज्वाइन किया था 2019 में, बट अब वो बाहर आ गई है। तो बस यही न्यूज़ है कि रिसेंटली कौन सी यूरोप की कंट्री या फिर कौन सी G7 नेशन जो है उसने BRI को क्विट किया है, देन इट इज़ इटली। नेक्स्ट वन, भारत मार्ट इन दुबई फॉर एक्सपोर्ट। दुबई के जेबेल एयर फ्री ट्रेड जोन में
भारत मार्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। जगह का नाम याद रखना आप, और ये याद रखना कि कहाँ रखा गया, देन इट इज़ इन दुबई। बेसिकली भारत मार्ट है क्या, तो आप इसको ऐसे समझ लो कि रिटेल में, वेयर हाउसिंग में या फिर लॉजिस्टिक जो सप्लाईज होती है उनके टाइम को कम करने के लिए स्मार्ट को बनाया जा रहा है। रशिया पीस कीपिंग ट्रूप स्टार्ट विड्रॉल फ्रॉम अजरबैजान नागोर्नो कारबाख रीजन। यहाँ पे जगह का नाम इंपॉर्टेंट है कि नागोर्नो कारबाख कहाँ पे आता है, अजरबैजान में आता है। इसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देख लो। इट इज़ लैंडलॉक्ड माउंटेन रीजन इन दिस साउथ कॉकस, और ये रीजन जो है वो आर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है, बट इंटरनेशनली इसको अजरबैजान का पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट वन, नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव, बस कहाँ पे इसको हेल्ड किया गया, काठमांडू में। इतना याद रखो, बाकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नहीं है। सऊदी अरबिया सेंड फर्स्ट कंटेस्टेंट टू मिस यूनिवर्स पीजेंट्स। नॉर्मली आप जानते हो कि सऊदी अरबिया कंजर्वेटिव नेशन है, तो मिस यूनिवर्स हो गया या फिर XYZ कोई भी ऐसी चीज़ें जो थोड़ी ओपन होती हैं उनसे दूर रहता है, बट पहली बार सऊदी अरबिया ने मिस यूनिवर्स के लिए अपना एक कंटेस्टेंट भेजा है। बस ये इंपॉर्टेंट है। जो वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं सलमान, उनका विजन 2030 है ना, वो इसी को लेके है कि अपनी इकॉनमी को और ज़्यादा ओपन करना है। नेक्स्ट वन, ऑपरेशन इंद्रावती रेस्क्यू मिशन इन हैती। अभी हमने ऊपर 5-6 ऑपरेशन देखा था, एक ऑपरेशन ये भी है, इंडिया द्वारा चलाया जा रहा है ऑपरेशन इंद्रावती टू रेस्क्यू एंड इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम हैती टू सिक्योर देयर पीपल। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन इंद्रावती। नेक्स्ट वन, पोखरा ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नेपाल टूरिज्म कैपिटल। बस इतना इन्फॉर्मेशन आप देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ जगह का नाम आप देख लो, जैसे बरही घाट, फेवा लेक, ये सारी चीज़ें ना कई बार पूछ लेती हैं कि ये कहाँ पे हैं, कहाँ आपने न्यूज़ में सुना है, देन इट इज़ रिलेटेड टू नेपाल। बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स इन USA, ये ब्रिज कहाँ पे है, तो नाम से ही जाहिर है बाल्टीमोर। कैसे कोलैप्स किया, तो एक कंटेनर वेसल जो है ना जाके सीधे इस ब्रिज से टकरा गई। इस ब्रिज को ना फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज भी कहा जाता है, ये नाम याद रखना बस आप। जनरल मनोज पांडे इनॉग्रेट हाईटेक IT लैब इन उज़्बेकिस्तान। सो रिसेंटली इंडिया ने हाईटेक IT लैब कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, उज़्बेकिस्तान में। टू बूस्ट डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, द लैब इस्टेब्लिश्ड विद इंडियन असिस्टेंस। एक चीज़ अब और जान जाओ कि विक्ट्री पार्क कहाँ पे है, तो विक्ट्री पार्क भी उज़्बेकिस्तान में है। नेक्स्ट वन, यूक्रेन पीस समिट कहाँ पे हेल्ड हुआ, कौन सी होस्ट कंट्री थी, स्विट्ज़रलैंड। ग्रीस लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। अभी हमने ऊपर साउथ एशिया का पढ़ा था, ये देखो ग्रीस लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। नेक्स्ट वन, मेट लाइफ स्टेडियम इन न्यूयॉर्क। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2026 के फीफा फाइनल का ये एक वेन्यू है, बस जगह का नाम याद रखना आप। और 2026 का वर्ल्ड कप जो है कौन कौन होस्ट कर रहा है, USA, फीफा वर्ल्ड कप USA, कनाडा एंड मैक्सिको। नेक्स्ट वन, WHO अनवील गुजरात डिक्लेरेशन। एक समिट हुआ था, समिट का नाम क्या था, WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट। ये समिट कहाँ पे हुआ था, गुजरात में हुआ था, जहाँ पे ये डिक्लेरेशन साइन किया गया ना। यही समिट देखो यहाँ पे है, दिस इज़ द फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट। कहाँ पे किया गया, अभी हमने देखा गांधीनगर गुजरात में। इसका थीम क्या था, टूवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल। ऑर्गेनाइज किसने किया था, WHO, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनको बेसिकली साइंटिफिक वैलिडेशन देने के लिए। नेक्स्ट वन, सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। रिसेंटली RBI ने किसके साथ करेंसी स्वैप साइन किया है, मालदीव्स के साथ, ये याद रखना। इसके बाद देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2024 कहाँ पे हुआ, ब्लेचली पार्क इंग्लैंड। और जो नेक्स्ट समिट है वो कहाँ पे होगा, वो फ्रांस में होगा। और समिट का आउटकम क्या है, जैसे यहाँ नाम से आप देख रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो ग्लोबल रिस्क एसोसिएटेड है उसके बारे में बात करने के लिए, उसका कुछ हल निकालने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए ये सबमिट हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, इट इज़ द फर्स्ट ग्लोबल एग्रीमेंट एड्रेसिंग AI रिलेटेड रिस्क से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन, ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन इन घाना। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने मलेरिया के लिए घाना में एक वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया है, वैक्सीन को इम्प्लीमेंट किया है। वैक्सीन का नाम क्या है, R21 मैट्रिक्स। और इससे क्या है, घाना पहली कंट्री बन गई है जिसने ये वैक्सीन को अप्रूव किया है, जिसने इस वैक्सीन को इम्प्लीमेंट किया है। लास्ट में देखो, IIT मद्रास टू सेटअप इट्स
फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन तंजानिया। बस इतना याद रखना कि आईआईटी मद्रास का पहला इंटरनेशनल कैंपस कहाँ ओपन किया जा रहा है, देन इट इज़ इन तंजानिया। तंजानिया में कहाँ पे? ज़ांज़ीबार में। सो दिस इज़ ऑल, ये पूरा आपका इंटरनेशनल अफेयर है। इस पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, इसको नोट डाउन कर लेना। जो आपको एक्स्ट्रा वैल्यूडेशन मैंने कराया है उन सबको आप साथ साथ करते जाओ, ताकि आप एक दो बार वीडियो देख लो ना, उसके बाद आपको फिर से रिवाइज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। सब कुछ आपके जहन में बिल्कुल स्टिक हो जाए, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, इसके बाद हम इकोनॉमिक अफेयर्स देखेंगे, फिर एनवायरनमेंट अफेयर्स देखेंगे। आई थिंक कि 4-5 लेक्चर और लगेगा और ये ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि बीपीएससी एग्ज़ाम से पहले आप इसको ख़त्म कर दो, देन डोंट वरी, ये बहुत पहले ही ख़त्म हो जाएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि नवंबर एंड तक, या फिर बहुत हुआ तो 2-3 दिसंबर तक इसको ख़त्म कर दिया जाए। चलो, ऑल दी वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।